नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम एशिया संकट के बीच एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बड़ी बैठक। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर हुई बातचीत। विकास की तेज गति बरकरार रखने पर जोर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सरकार बनते ही विकास की रफ्तार हुई तेज। अब बंगाल में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली से लखनऊ पटना होते हुए पहुंचेगी सिलीगुड़ी। रेल मंत्री का ऐलान, जल्द शुरू होगा काम। फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। सीआईडी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अगले बुधवार को होगी सुनवाई। और आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान। श्रेयस अय्यर को टीम की कमान। 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बनाकर रचा इतिहास। फ्रेंच ओपन में मिली नई महिला चैंपियन। रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा ने जीता पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। फाइनल में आंद्रीवा ने पोलैंड की माया फलिंस्का को हराया। भारत बना पुरुष अंडर 18 एशिया हॉकी कप का चैंपियन। फाइनल में आशीष पूर्ति के हैट्रिक से भारत ने जापान को 4-1 से हराया। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दुनिया भर के बाजार और आर्थिक हालात में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है। इसके बावजूद भारत अपनी तरक्की की रफ्तार को कम नहीं होने देना चाहता। इस मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई और इसकी अध्यक्षता की। बैठक का मकसद वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की रणनीतियों की समीक्षा करना था। आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने अस्थिर वैश्विक माहौल में आर्थिक गति को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में भारत की मजबूती को बढ़ाने के लिए कई विचारों, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग और नीतिगत उपायों पर भी चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विकास दर को बनाए रखना था। इस बैठक में लोगों के जीवन को आसान बनाने और कारोबार करने में सहूलियत बढ़ाने से जुड़े सुधारों पर भी चर्चा हुई। विचार विमर्श का केंद्र शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना और निवेश तथा उद्यमिता के लिए बेहतर माहौल तैयार करना रहा। सदस्यों ने वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव का भारत और दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में भी अपनी राय दी। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जियोपॉलिटिकल तनाव, व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं और असमान ग्रोथ ट्रेंड से जूझ रही है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई उस पर नजर डालते हैं। वैश्विक मंदी और तनाव के बीच भारत की 7.7% की रफ्तार को बरकरार रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों पर गहन मंथन हुआ। लाल सागर और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत के व्यापार, एमएसएमईज और कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ने वाले असर का बारीकी से आकलन किया गया। आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और व्यापारिक बाधाओं को खत्म करने के लिए नियमों को और अधिक सरल बनाने पर सहमति बनी। विदेशी झटकों से बेअसर रहने के लिए देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और घरेलू उपभोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हैं, जो आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर स्वतंत्र सुझाव देते हैं तथा सरकार को दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं और उभरते आर्थिक रुझानों पर सलाह प्रदान करते हैं। इस बैठक का सबसे बड़ा आर्थिक संदेश ये है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर चल रहा है। वित्त वर्ष 2026 में 7.7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करके भारत ने अपनी आंतरिक मजबूती साबित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां अनिश्चितताओं और चुनौतियों से जूझ रही, वहीं भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है। वित्त वर्ष 2025-2026 में 7.7% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ भारत ने एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूती और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। देखिए भारत की ग्रोथ रिपोर्ट पर हमारी खास रिपोर्ट। वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी दमदार क्षमता का परिचय दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रही, जबकि नॉमिनल जीडीपी में 8.9% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। ये वृद्धि कोई संयोग नहीं बल्कि विनिर्माण, सेवा और कृषि सेक्टर की साझा मजबूती का प्रमाण है। Whole financial year, if we compare to SAE, it was 7.6% earlier, which was released on 27 February this year. Now it is, the provisional estimate is coming to 7.7% growth. Sector-wise, it is showing that manufacturing sector is showing a reasonably good growth rate, that 10.7%, and double-digit growth was found in the first 3 quarters. Tertiary sector, that is services sector, shown a consistent growth of more than 9% in all the quarters, driven by mainly trade, financial services and professional services. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जीडीपी में सबसे ज्यादा मजबूती दी। विनिर्माण क्षेत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और पूरे सेकेंडरी सेक्टर को 8.8% की मजबूत वृद्धि प्रदान की। उत्पादन गतिविधियों में तेजी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ता सरकारी खर्च, घरेलू मांग में सुधार और निर्यात में उछाल ने इन क्षेत्र को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। पीएलआई योजनाएं, बढ़ते निवेश और घरेलू बाजार की मजबूती ने मैन्युफैक्चरिंग को गति दी, जिसका सीधा लाभ रोजगार सृजन और पूंजी निवेश दोनों में दिखा। ऐसे में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। भारत के ग्रोथ इंजन को सर्विस सेक्टर ने भी मजबूती प्रदान की। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण, भंडारण, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की। इसका नतीजा ये रहा कि तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर 9.3% पर पहुंच गई, जो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सर्वाधिक है। पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में आई तेजी ने इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। केंद्र सरकार की मजबूत कृषि नीतियों के चलते देश का किसान समृद्ध बन रहा है। साथ ही कृषि क्षेत्र के दम पर देश की जीडीपी भी नई उड़ान भर रही है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2% रही। अच्छा मानसून, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और मत्स्य क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ग्रामीण आय में वृद्धि ने उपभोग मांग को बल प्रदान किया, जिसका सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में भी विकास की रफ्तार कायम रही। वास्तविक जीडीपी 7.8% और जीवीए 7.9% बढ़ा। इस दौरान जीएफसीएफ में 10.8% का शानदार उछाल और पीएफसीई में 7.1% की वृद्धि ने साबित कर दिया कि निवेश और उपभोक्ता विश्वास दोनों मजबूत बने हुए हैं।
इस वित्त वर्ष की सबसे बड़ी खासियत ये है कि विकास किसी एक क्षेत्र पर आश्रित नहीं रहा। कृषि ने ग्रामीण आधार को मजबूत किया तो मैन्युफैक्चरिंग ने औद्योगिक गति प्रदान की और सर्विस सेक्टर ने ऊंची उड़ान भरी। मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता निवेश, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और नीतिगत सुधारों ने मिलकर ये करिश्मा किया है। वैश्विक मंदी के दौर में 7.7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर भारत के आर्थिक सुधारों की निरंतरता का प्रमाण है। अजय मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी ओर संदेश खाली से हथियारों की बरामदगी ने टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस सबके बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल का दौरा किया और बंगाल में रेलवे के विस्तार के बड़े विजन के साथ साथ विकास की राजनीति को नई दहाड़ दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खेमे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली। 31 मई को मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें भवानी भवन तलब किया था। हालांकि तबीयत खराब होने का हवाला देकर वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद दूसरी बार नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को उपस्थित होने के लिए कहा गया। सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी संरक्षण की मांग की। साथ ही मामले की शीघ्र सुनवाई की भी अपील की गई, लेकिन न्यायमूर्ति चेताली चट्टोपाध्याय की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले की सुनवाई अगले बुधवार को ही होगी। वहीं टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने दावा किया कि उनके साथ 60 से ज्यादा विधायक हैं। वहीं भाजपा सहित दूसरे दल मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रही है। 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है। टीएमसी तो खत्म हो गई। मैं तो पहले ही बोला था ये सरकारी पार्टी है। सरकारी पार्टी जिस दिन बेनिफिशियरी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पार्टी। 80 एमएलए जो निर्वाचित होके आया, 2 को सस्पेंड किया तो सस्पेंशन को एलओपी बना दिया। तो पार्टी का जो लीडर लोग का जो ऐलान करेगी, निर्णय लेगी, वो तो सही सलामत में वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पार्टी नेशनल नहीं है तो पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी का क्या वैल्यू है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कोलकाता पहुंचने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने नबान्ह में उनका स्वागत किया। अश्विनी वैष्णव ने मेट्रो सेवाओं का भी निरीक्षण किया। जय हिंद मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो में सफर किया और यात्रा के दौरान सह यात्रियों से संवाद भी किया। इसके बाद वो नुआपारा मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्री सुविधाओं और मेट्रो संचालन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान विकास को जानबूझकर रोके रखा गया था और ऐसी स्थिति बनाई गई थी कि विकास कार्य आगे न बढ़ सके। उन्होंने बताया कि कोलकाता शहर में आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। Within few days ये इतना मैसिव काम जो आप देख रहे हो within few days किया और आज कोलकाता शहर के निवासियों के लिए इतनी बड़ी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है। मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोलकाता मेट्रो के लिए और जो भी डेवलपमेंट का काम होगा हाथ में लेंगे। 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन्स, 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन्स नेक्स्ट 5 इयर्स में कोलकाता मेट्रो में इंडक्शन की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार विकसित नया बंगाल बनाएगी। बंगाल के बारे में जो लोगों का उन्होंने वादा किया है कि नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। 1 महीना नहीं हुआ अभी तक जितने निर्णय सरकार ली है, शायद ही इतिहास में कोई सरकार इतना काम किया है। संदेश खाली में बंगाल एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता के तालाब से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। तालाब के मालिक टीएमसी नेता और पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास इलाके से फरार हो गए हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल सचिवालय नबन्ना में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य में रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए।
उन्होंने बताया कि अगले 4-5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो नेटवर्क में 60 नई पीढ़ी की ट्रेनें जोड़ी जाएंगी और इससे मेट्रो सेवाएं अधिक आधुनिक और तेज होंगी। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना की घोषणा की गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है। ये ट्रेन दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी होगी, सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा मात्र 6 घंटे में पूरी होगी, जो कि बेहद लाभकारी होगा। इसके अलावा इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार का पूर्ण आश्वासन उन्होंने दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लंबित एनओसी प्राप्त होने की दिशा में प्रगति हुई है। रेल मंत्री ने भी बताया कि भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद अब भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं में कोई गतिरोध नहीं है। रेलवे परियोजनाओं पर कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य के समन्वय से कार्य और तेज होगा, जैसा कि उन्होंने विश्वास जताया, क्योंकि इससे पहले की टीएमसी सरकार केंद्र के अनेक परियोजनाओं और योजनाओं को वहां पर लागू नहीं कर रही थी। कोलकाता मेट्रो के लिए नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनों की शुरुआत की भी घोषणा रेल मंत्री ने की। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 60 नई नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन मिलेगी। कोलकाता मेट्रो में व्यापक आधुनिकीकरण होगा। उन्होंने खुद मेट्रो में सफ़र किया और लोगों से मुलाकात किया और लोगों के अनुभव जाने। मेट्रो में यात्री सुविधाओं के विस्तार की योजना पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और इस पर मंथन किया, राज्य सरकार से बातचीत की। ईस्ट टू वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विकास पर उन्होंने जोर दिया, जो कि देश के दोनों हिस्सों को जोड़ेगी। डाकुनी से सूरत तक ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, जो कि पश्चिम बंगाल से गुजरात को जोड़ने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित होगा। फ्रेट कॉरिडोर से कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पश्चिम बंगाल में रेलवे के 100% विद्युतीकरण पर जोर होगा। भविष्य में नई ट्रेनें होंगी, आधुनिक स्टेशनों का विकास होगा और साथ ही साथ बेहतर यात्री सुविधाओं का आश्वासन रेल मंत्री ने दिया है अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान। और रेल की इस परियोजनाओं के ज़मीनी हकीकत में तब्दील होने पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक गति को बढ़ावा मिलेगा और सभी हितधारकों के सहयोग पर बेहद जोर दिया गया है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल का दौरा किया और रेलवे के समग्र विकास के साथ साथ पश्चिम बंगाल के विकास और समूचे इस पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में अनेक विकास परियोजनाओं के आधारशिला के रूप में उन्होंने रेलवे के विस्तार की बात कही। भविष्य में आधुनिक और प्रभावी रेल नेटवर्क का निर्माण होगा और जो पूरा का पूरा सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन की जो परिकल्पना है वो ज़मीन पर अमलीजामा पहनाने के बाद 6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी तक का सफ़र होगा। सिलीगुड़ी जो कि केवल ये बुलेट ट्रेन जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक नहीं जाएगी, सिलीगुड़ी तक इसलिए जाएगी कि सिलीगुड़ी चिकन नेक माना जाता है, भौगोलिक रूप से, रणनीतिक रूप से, पूर्वोत्तर के कनेक्टिविटी के रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बेहद महत्वाकांक्षी और दूरगामी परियोजना की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। रुक करते अगली खबर की तरफ। कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित पहला जमीनी प्रदर्शन बुरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स का दावा करने वाली पार्टी की ऑनलाइन भीड़ जमीन पर नदारद दिखी। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शाम 5 बजे तक प्रदर्शन के लिए परमिशन ली थी, लेकिन जब भीड़ नहीं पहुंची तो 3 बजे ही वे प्रदर्शन खत्म करके वहां से चले गए। अभिजीत दीपके विशेष तौर पर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका से आए थे, लेकिन जंतर मंतर पर उनका आंदोलन हाईजैक हो गया। देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका में बैठकर 22 मिलियन युवाओं की ताकत का ढोल पीटने वाले अभिजीत दीपके शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरे तो भ्रम वाले गुब्बारे की हवा निकल गई। कॉकरोच जनता पार्टी का कथित महाआंदोलन न सिर्फ फीका पड़ा, बल्कि उल्टा आइसा के छात्र नेताओं ने उनके मंच को हाईजैक कर लिया। सोशल मीडिया पर क्रांति रचने वाले अभिजीत को सड़क की सच्चाई अपनी आंखों से देखनी पड़ी। अभिजीत दीपके सुबह अमेरिका से लैंड हुए। एयरपोर्ट पर उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थामे रखी थी। शायद संदेश देना चाहते थे कि यह आंदोलन संवैधानिक और सामाजिक न्याय पर आधारित है, लेकिन जंतर मंतर पहुंचते पहुंचते माहौल बदल गया। जहां कॉकरोच जनता पार्टी अपनी यूथ पावर का शोर मचा रही थी, वहीं आइसा के छात्र ढपली बजाते, पोस्टर लेकर
अपने खास नारों के साथ हावी हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर ऐसा हंगामा खड़ा किया था कि लग रहा था पूरा देश पेपर लीक जैसे मुद्दे के खिलाफ सड़क पर उतर आएगा, लेकिन हाथ में संविधान की कॉपी, बाबा साहेब के नाम पर लोकतंत्र की दुहाई और लेफ्ट छात्र संगठनों के नारे उस ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे पिछले लंबे समय से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फॉलो करती रही है। शायद उस ट्रेंड को असली यूथ समझ चुका है। यही वजह है कि अभिजीत दीपके को आइसा के छात्रों की मदद लेनी पड़ रही है। यही वजह है कि भाजपा इस कथित आंदोलन को सियासी बुलबुला बता रही है। देखिए, नीट वाले मामले पर प्रधानमंत्री या पीएमओ ऑफिस ने जहां गड़बड़ हुई उस पर कार्रवाई कर दी। कॉकरोच पार्टी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, यह आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है और ये जो लोग हैं ये एक बुलबुले की तरह हैं और इस देश की राजनीति में ऐसे लोगों का कोई स्थान हो नहीं सकता। कुछ ही समय में सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी और कॉकरोच पार्टी नाम की कोई भी वस्तु इस देश में नहीं मिलेगी। जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरने की इन तस्वीरों से साबित हो गया कि वायरल फॉलोअर्स असली जनसमर्थन नहीं होते। ऑनलाइन लाखों लाइक्स और शेयर आसान है, लेकिन सड़क पर विश्वसनीय भीड़ जुटाना, उन्हें एकजुट रखना और आंदोलन को दिशा देना कठिन है। अब अभिजीत अगले हफ्ते फिर आने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब पहला प्रदर्शन ही इतना फीका और हाईजैक्ड रहा तो फिर आगे क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से नितिन नवीन का अभिनंदन किया। नितिन नवीन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। भारत नेपाल संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के रिश्ते साझा सांस्कृतिक विरासत, जन जन से संपर्क और आपसी विश्वास पर आधारित है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क और विकास सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच काफ़ी अहम समझौते भी हुए हैं, जिसमें 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत 72 स्वास्थ्य सुविधाओं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं को वर्चुअली सौंपने समेत सीमा पार व्यक्तिगत पैसे भेजने की सुविधा के लिए भारत के यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के बीच समझौता हुआ। नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच एमओयू का भी आदान प्रदान हुआ। India and Nepal, we of course share a very special relationship, one which is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connect, and shared cultural and religious traditions. It is anchored by shared trust, goodwill, and mutual benefit, and our bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investment, energy, development cooperation, education, disaster response, and culture. But today we have an opportunity to also take it forward in many other areas, in newer domains like startups, AI, information technology, renewable energy, and others. नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल और उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलकर खुशी हुई। हमारी खास साझेदारी पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें विकास, सहयोग, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, खासकर पनबिजली विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, डिजिटल, संस्कृति और खेल जैसे विषय शामिल रहे। आपसी तरक्की, खुशहाली और लोगों की भलाई के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करने के भारत के संकल्प को फिर से दोहराया। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में सरकार लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। झारखंड के सिमडेगा जिले के आम्रपाली आम अब यूनाइटेड किंगडम के बाजारों में पहुंच रहे हैं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड की महिला किसानों की इस सफलता को लोकल गोज ग्लोबल का सशक्त उदाहरण बताया है। प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, लोकल से ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। झारखंड के सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम यूनाइटेड किंगडम पहुंचने वाले हैं। एपीडा के निरंतर प्रयासों से किसानों को बेहतर मूल्य, महिलाओं को नई पहचान और भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिल रही है। और अब बात उस बड़ी कामयाबी की जिसने भारत की ऊर्जा ताकत को नई उड़ान दी है। समंदर की गहराइयों से निकला है ऐसा खजाना जो आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर बदल सकता है। अंडमान के समुद्री इलाके में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिला है और ये सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मिशन में बड़ी जीत मानी जा रही है। इसके जरिए भारत अब ऊर्जा के मामले में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य का मजबूत खिलाड़ी बनने की तरफ अग्रसर है। और इसकी जानकारी खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। ये खोज ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित श्री विजयपुरम 3 नामक खोजी कुएं में की गई। भारत में स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते प्रयासों के बीच ग्रेटर नोएडा में आयोजित बायोफ्यूल एक्सपो 2026 ने उद्योग, नवाचार और निवेश को एक साझा मंच दिया। 4 से 6 जून तक आयोजित इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में बायोडीजल, एथेनॉल, बायोगैस, हाइड्रोजन उत्पाद और बायोमास प्रौद्योगिकी से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों और समाधानों का प्रदर्शन किया गया। एक्सपो में 300 से अधिक प्रदर्शकों और 100 से अधिक देशों से आए 20,000 से ज़्यादा आगंतुकों ने हिस्सा लिया। बायोफ्यूल क्षेत्र में उभरते अवसरों, नई तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को प्रदर्शित करने वाले इस आयोजन ने भारत के हरित विकास और टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को नई मजबूती प्रदान की है। ये एग्जीबिशन एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये बायोफ्यूल एक्सपो जितने भी और एग्जीबिशंस हैं उसमें दिस इज़ फार बेटर। यहाँ पे अच्छा हमको फुटेज मिला है। आगे आने वाले 5 साल में इसका फ्यूचर ये रहेगा कि अगर गवर्नमेंट जिस तरह से अब सपोर्ट हमको करना स्टार्ट की है या उनकी जो थॉट प्रोसेस में जो चेंज आया है उसके 5 साल के बाद तो इसका मार्केट कम से कम मैं समझ रहा हूँ 50 टाइम्स बढ़ने वाला है। इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हम बहुत अपनी करेंसी बचा सकते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है उसमें ये बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। ये हमारा सैंपल है जी, अलग अलग, जैसे ये पैडी स्ट्रॉ ग्राइंड किया हुआ है, इसके बाद इसका पैलेट्स बनता है जी। ये एज अ कोल का सब्स्टिट्यूट फ्यूल यूज़ होता है बर्निंग पर्पस के लिए। थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में जहाँ भी कोल यूज़ होता है उसकी रिप्लेसमेंट में इसको बर्निंग में गवर्नमेंट ने अभी कंपलसरी किया हुआ है। सभी जगह पे यूज़ होता है जहाँ भी कोल यूज़ हो रहा है, ईट भट्टे पे, फार्मास्यूटिकल में, बॉयलर्स में, थर्मल पावर प्लांट में, सभी जगह यूज़ होता है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का ऐसा है, सभी स्टेट्स में सब्सिडी भी है, सेंटर की भी स्कीम्स हैं, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स उसका बेनिफिट ले रहे हैं। इस बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, उसका प्रायोरिटी सेक्टर है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पराली ओपन में ना जलाएं, उसको एक यूजफुल सॉलिड फ्यूल बनाएं और थर्मल पावर प्लांट्स को दें ताकि वो कोयले के साथ मिक्स करके इसकी बिजली बनाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाई है जहाँ पर जितने भी इंडिया में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको मैंडेटरी 5% अपने कोल की कंजप्शन के इक्वलेंट ये क्रॉप रेसिड्यू के पैलेट्स बना के मिक्स करके बिजली बनाना ज़रूरी है। तो आने वाला बहुत बड़ा मार्केट है बायो इंडस्ट्री के लिए कि प्रधानमंत्री का जो नेट जीरो का जो उन्होंने टारगेट लिया उसमें एक बहुत बेहतरीन योगदान है। और आपने देखा कि किस तरीके से आगंतुकों ने बायोफ्यूल एक्सपो में हुई इस प्रदर्शन की पूरी सराहना की है। और एक्सपो बहुत अच्छा है, फार्मर से लेके सबके लिए अवेयरनेस बढ़ सकती है। पेट्रोल और डीजल पे हमारा निर्भरता कम हो सकती है। ऐसे शोज बहुत होनी चाहिए। सब टेक्नोलॉजी इंडिया में ही होनी चाहिए। बायोफ्यूल के साथ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के भी इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे देश का और सबका भलाई हो सकती है। मैंने अभी एक्सपो देखी है एंड मुझे इस चीज़ के बारे में ये अच्छा लगा है कि इन लोगों ने प्लास्टिक को रिप्लेस करने की बहुत अच्छी से कोशिश करी है और अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग लॉन्ग लास्टिंग स्टील वगैरह बनाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी एंड हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे एक्सपो में आने के बाद मुझे थोड़ा ये जो स्टॉल पे मैं जब घूमा
तो मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें हैं और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि अभी ये जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं एज ए इंडियन, ये तो ग्रीन एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो एक्सपो है ये काफ़ी हेल्पफुल है फॉर द विजिटर लाइक मी, कि मुझे पता चल जाता है कि मार्केट में कौन कौन से प्लेयर है, कौन क्या बना रहा है, कितना स्कोप है, ये सब यहाँ पे जानकारी मिल जाती है अंडर वन रूफ। भारत और मंगोलिया के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आत्मिक हैं। साझा बौद्ध विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत नींव पर टिकी यह रणनीतिक साझेदारी साल 1999 से लगातार और मजबूत हो रही है। रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण के साथ साथ भारत मंगोलिया की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी ताकत बना है। मंगोलिया के डोर्नोगोवी प्रांत के शैनशेन में बन रही देश की पहली तेल रिफाइनरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उलान बटोर से देखिए हमारी संवाददाता तन्वी तनेजा की ग्राउंड रिपोर्ट। मंगोलियाई नागरिकों के लिए भारत का मतलब है भगवान बुद्ध और पूजनीय लामाओं की पवित्र धरती। सदियों से भारत से शुरू हुई बौद्ध शिक्षाओं ने मंगोलिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को संवारा है। आधुनिक दौर में भी दोनों देशों के बीच यह मजबूत सांस्कृतिक और साहित्यिक जुड़ाव इस आत्मिक रिश्ते को और मजबूत कर रहा है। मंगोलिया और भारत की इस मजबूत दोस्ती के केंद्र में दोनों देशों के लोग हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों ने कई क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम किया है जो जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। भारत सरकार की आर्थिक मदद से तैयार हो रहा मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट इस साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है जो मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। हमारी टॉप मैनेजमेंट इस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और सिर्फ यही नहीं, हम अपना सपना सच करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट से आत्मनिर्भर बन जाएंगे और पड़ोसी देशों पर निर्भरता का असर वाकई कम हो जाएगा। तो आप यहाँ जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं यह सब 35 गुना है। हमने इसे एक ही सीजन में पूरा कर लिया, एक वर्किंग सीजन यानी सिर्फ 7 महीने में हमने इसे पूरा किया और इस आर्कटिक जैसी जलवायु में यह हमारी उपलब्धि है। क्लाइमेट इस मेगा प्रोजेक्ट की अहमियत इसकी भारी भरकम लागत तक सीमित नहीं है। ये रिफाइनरी तैयार होने के बाद तेल आयात के मामले में दूसरे देशों पर मंगोलिया की निर्भरता काफी कम हो जाएगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई गति मिलेगी। ये भारत और मंगोलिया के लिए एक प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही कीमती प्रोजेक्ट है और भारत की तरफ से भी मुझे लगता है कि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। तो भारतीय लोगों के लिए ये वाकई एक अच्छा मौका है, हमारे लिए भी, और साथ ही हम सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये गेम बदल देगा। हाँ, और हम इस प्रोजेक्ट से वाकई खुश हैं। बहुत बढ़िया। हैदराबाद की कंपनी MEIL के कंट्री हेड मुरली KBVS का मानना है कि ये प्रोजेक्ट न केवल मंगोलिया की किस्मत बदल देगा बल्कि पूरे क्षेत्र में भारतीय निवेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। Of course, it's a very big... बेशक ये हमारे लिए और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शेड्यूल के हिसाब से हम 2028 में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं। पूरी तरह तैयार होने के बाद इस रिफाइनरी में हर साल 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल को प्रोसेस किया जा सकेगा, जिससे मंगोलिया के घरेलू बाजार के लिए पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और LPG का उत्पादन यहीं पर मुमकिन हो पाएगा। स्कूलों और प्रौद्योगिकी केंद्रों से लेकर क्षमता निर्माण के विभिन्न पहलुओं तक भारत मंगोलिया की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए नए अवसर सृजित करने में मदद कर रहा है और यही जन केंद्रित परियोजनाएं ही हैं जो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम दे रही हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ तन्वी तनेजा, DD न्यूज, उलान बाटोर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन कराया और विभिन्न स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की ताकत से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी।
अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने गुजरात के विख्यात पर्यटन केंद्र एकता नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां विकसित आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का अवलोकन किया। चंचल कुमार ने कहा कि एकता नगर आज वैश्विक पहचान वाला पर्यटन और आयोजन केंद्र बन चुका है, जहां अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था, सुरक्षा और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक आयोजनों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए एकता नगर एक आदर्श स्थल के रूप में उभरा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में एकता नगर देश के प्रमुख पर्यटन और राष्ट्रीय आयोजन केंद्र के रूप में नई ऊंचाई प्राप्त करेगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 की परीक्षा के पेपर लीक घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से प्रश्न पत्र के लीक होने, परीक्षा से पहले मिल जाने या फिर बिक्री का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। एनटीए ने अपने पोस्ट में लिखा, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फैल रहे कुछ ऐसे मैसेज दिखे हैं जिनमें नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने, पहले से मिल जाने या बिक्री का दावा किया जा रहा है। ये दावे झूठे और धोखाधड़ी वाले हैं और इनका मकसद लोगों को गुमराह करना है। ऐसा कंटेंट संगठित नकल कराने वाले गिरोहों का काम है जो छात्रों और उनके परिवारों की चिंता का फायदा उठाते हैं। उनका मकसद नकली पेपर बेचकर पैसे ऐंठना है और फैल रहा ऐसा हर एक दावा मनगढ़ंत है। एनटीए ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पूरी तरह बरकरार है। सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए हर जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एनटीए ऐसे गलत काम करने वाले चैनलों, अकाउंट, कंटेंट की पहचान कर रहा है और उन्हें संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर क्राइम अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहा है ताकि उन्हें तुरंत हटाया जा सके और कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ एनटीए ने कानून प्रवर्तन और साइबर अपराध अधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। ऐसा धोखाधड़ी वाला कंटेंट बनाना, फैलाना या फिर आगे भेजना और छात्रों को धोखा देने की कोशिश करना एक गंभीर दंडनीय अपराध है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे ऐसे किसी भी मैसेज पर ध्यान न दें, किसी को पैसा ना दें और किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड भी ना करें। इसी के साथ धोखाधड़ी वाली इन बातों के झांसे में ना आए। हम सभी उम्मीदवारों से अपील करते हैं कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल एनटीए की वेरीफाइड वेबसाइट और चैनलों के जरिए जारी की गई आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। उम्मीदवारों को कोई भी सही जानकारी इन्हीं स्रोतों से मिलेगी। पंजाब के फिरोजपुर जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जलालाबाद गांव के करीब 25 सदस्य पिकअप में अमृतसर के डेरा ब्यास के एक धार्मिक स्थल पर अंतिम संस्कार में जा रहे थे। फिरोजपुर फजीलका रोड पर पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य लोगों ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने हादसे की वजह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिरोजपुर के एसएसपी राजेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि घायलों को एम्बुलेंस से फिरोजपुर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पंजाब के फिरोजपुर फजीलका रोड पर शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश लिखा है। फिरोजपुर पंजाब में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु होने का समाचार दुखद है। शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने फिरोजपुर में हुई दुर्घटना पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुए दुखद सड़क हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। फिरोजपुर में हुए भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुए हादसे के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है।
जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से गोवा में पहुंच चुका है। केरल में 4 जून को मानसून के प्रवेश के बाद ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और 5 जून तक दक्षिण गोवा के हिस्सों को ढक चुका था। अब पूरे राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिक नहुष प्रकाश कुलकर्णी के मुताबिक गोवा के पास सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण मानसून इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। पुराने गोवा में कल 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 5 दिनों में पूरे राज्य में मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शाम के समय तूफानी हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मानसून के आगमन से गर्मी और उमस से राहत मिलेगी और किसानों को भी मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2-3 दिनों में मानसून आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसका असर अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के अतिरिक्त क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाएगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत इन दिनों वैश्विक मंच पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने आज भगवान बुद्ध की पावन भूमि सारनाथ का भ्रमण किया। सारनाथ में उन्होंने ऐतिहासिक धम्मेक स्तूप के दर्शन किए। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक धरोहरों और सजीव संस्कृति का सीधा दर्शन कराना है, ताकि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और मजबूत हो सके। ब्रिक्स मीटिंग का हम लोग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं। उसमें ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर, हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। बुद्धिज़्म के हिसाब से सारनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज है उनका, हमारा देश का धरोहर है, हम दिखाना चाहते हैं। और हम हमारे सारे जो ब्रिक्स के जितने भी हमारे 6-7 कंट्री यहाँ पे हैं मौजूद हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये लोग बहुत हैप्पी हैं कि हम लोग कम से कम कल्चर को बहुत नज़दीकी से देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाएँ। अमेरिका की AI कंपनी एंथ्रोपिक ने सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के विकास पर वैश्विक विराम की सिफारिश की है। कंपनी ने कहा कि तकनीक के तेजी से बढ़ते विकास को समाज और सुरक्षा मानकों के अनुसार संतुलित करने के लिए ये ज़रूरी है। एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है कि अगर सिर्फ एक कंपनी रुकेगी तो दूसरे बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएंगे। प्रस्ताव के लिए अमेरिका और चीन सहित कई देशों की सहमति जरूरी है। ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में अधिकारी और टेक्नोलॉजी कंपनियां मानते हैं कि AI विकास को रोकने या धीमा करने से चीन को तकनीकी प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ सहयोग पर चर्चा की है और शक्तिशाली AI मॉडलों की समीक्षा के लिए 30 दिन का आदेश जारी किया है। और फ्रेंच ओपन को नई महिला चैंपियन मिल गई है। फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल में रूस की 19 वर्षीय टेनिस सनसनी मीरा आंद्रीवा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। आंद्रीवा ने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की माया फलिंस्का को सीधे सेटों में हराकर खिताब अपने नाम किया। रोलागैरो के सेंटर कोर्ट में खेले गए इस मुकाबले में आंद्रीवा ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया और फिर दूसरे सेट में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 6-1 से जीत दर्ज की। महज 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रच दिया है। दूसरी ओर क्वालिफायर के रूप में टूर्नामेंट में उतरी माया फलिंस्का का शानदार सफर फाइनल में आकर समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से दुनिया भर के टेनिस प्रशंसकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। इस जीत के साथ मीरा आंद्रीवा फ्रेंच ओपन की नई महिला चैंपियन बन गई हैं और महिला टेनिस में भविष्य के सबसे बड़े सितारों में उन्होंने अपनी जगह मजबूत कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने के लिए भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, इस अद्भुत उपलब्धि के लिए प्रज्ञानंदा को बधाई। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय मील का पत्थर है जो उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। मैं उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय शतरंज स्टार प्रज्ञानंदा को नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप में जीत की बधाई दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, प्रज्ञानंदा द्वारा नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप जीतना एक असाधारण उपलब्धि है। आपकी इस सफलता ने भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है। और बात हॉकी की। आशीष पूर्ति की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। पूर्ति ने दूसरे 28वें और 34वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। आशीष पूर्ति को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 गोल करके शीर्ष स्कोरर का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय हॉकी ने स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 1.5 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है। इसके साथ ही महिला अंडर 18 टीम के कांस्य पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। और अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई संदेश में उन्होंने अपना संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि अंडर 18 एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी अंडर 18 हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। ये नतीजे हमारे युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनके भविष्य के प्रयासों में उनकी निरंतर सफलता की कामना करती हूँ। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अंडर 18 हॉकी टीम को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अंडर 18 एशिया कप 2026 में हमारी अंडर 18 हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। पुरुष टीम को खिताब जीतने और महिला टीम को कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। ये उपलब्धियां हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आशा है उनकी सफलता कई और महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और आने वाले वर्षों में बड़ी उपलब्धियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारे युवा हॉकी खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि, 2026 के भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम की जीत की हार्दिक बधाई। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा फाइनल में यादगार जीत के रूप में सामने आया। ये जीत हमारे युवाओं के बीच हॉकी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। पुरुष टीम के साथ साथ प्रधानमंत्री ने महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, अंडर 18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। ये उपलब्धि भारत में महिला हॉकी की बढ़ती ताकत और हमारी खिलाड़ियों की अपार क्षमता को दर्शाता है। टीम को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरिया को हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने कांस्य पदक के मुकाबले में कोरिया को 3-0 से मात दी। भारत के लिए संदीपा कुमारी ने दूसरे, स्वीटी कुजूर ने 16वें और नौशीन नाज ने 33वें मिनट में गोल दागा। भारत की संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन से सजी इस टीम से अब देश को नई उम्मीदें हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं वैभव सूर्यवंशी की पहली बार भारतीय टीम में एंट्री हुई है। सूर्य कुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। वे T20 विश्व कप में कुछ खास नहीं कर सके थे। वहीं IPL में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था।
श्रेयस अय्यर ने दिसंबर 2023 के बाद से भारत के लिए कोई T20 नहीं खेला है। हालांकि आईपीएल में उन्होंने अपनी कप्तानी से प्रभावित किया है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया और दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया था। उन्होंने आईपीएल 2025 में 604 और आईपीएल 2026 में 498 रन बनाए। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान आकर्षित किया था। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे सचिन तेंदुलकर के बाद से भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की आयु में डेब्यू किया था। वैभव ने ब्लॉकबस्टर आईपीएल सीजन में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे से पहले वैभव सूर्यवंशी भारत ए के लिए श्रीलंका में एक त्रिकोणीय सीरीज भी खेलेंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया इस प्रकार है: श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव। वहीं चयनकर्ताओं ने एशियन गेम्स के लिए भी फुल स्ट्रेंथ टीम चुनी है, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल इस तरह है: श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में आयोजित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में चुने जाने पर उनके गृहनगर समस्तीपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। वैभव के टीम में चुने जाने पर उनके परिजनों और उनके कोच ने खुशी जताई है। देश के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस अब यही इच्छा है कि देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जिताए, खूब रन बनाए। दुनिया में हर पिताजी माताजी अपने बच्चे के लिए लाइन कोई हो खूब मेहनत करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि बच्चा अपने अथी में शीर्ष पर जाए। हमारा भी यही इच्छा था। बच्चा बचपन से मेहनत किया है और हमारे जो मैंने मनोकाम जो है उसको किया है, पूर्ण किया है। सबको धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे कि वो बच्चा पर विश्वास आप बीसीसीआई के सेलेक्टर जताया है। बस उस विश्वास पर वैभव को खरा उतरना है। मुझे आज है और मुझे क्या पूरा देशवासी तो खुशी है और यह सब मेरा किसी बाबू का देन है। मेरा बाबू ने मेहनत किया, मेरा पोता निकल गया। इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाना ये भी एक रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र में आज वैभव T20 भारतीय टीम ने चयनकर्ताओं ने वो सेलेक्ट किया। इसलिए मैं पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही वैभव सूर्यवंशी को इस T20 इंडिया टीम में आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सिलेक्शन किया गया है इसलिए बधाई देता हूँ। और इस चयन से हमें लग गया था आईपीएल में जो वैभव ने अपने खेल के द्वारा अद्भुत अविश्वसनीय और जो प्रभावशाली खेल खेला था, उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन्हें इंडिया टीम में सेलेक्ट करेगी और वो सपना पूरा हुआ। इसके लिए मैं पूरे अपने परिवार की ओर से, अपने देशवासियों की ओर से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को धन्यवाद, आभार और वैभव सूर्यवंशी बढ़ा देता हूँ। और आगे वैभव सूर्यवंशी अपने क्रिकेट जगत में इसी तरह अपना नाम और ख्याति को और कायम बनाए रखे, आशीर्वाद उसके लिए हमारी। वैभव और वैभव के पूरी फैमिली को बहुत बधाई। और हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि आज सचिन तेंदुलकर के बाद ये यंगेस्ट प्लेयर है जो भारतीय टीम में जिनका T20 के लिए चयन हुआ है। और एज ए कोच आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, पूरे बिहार के लिए गर्व का क्षण है और पूरे भारत के लिए भी गर्व का क्षण है कि इतने छोटा बच्चा, इतने कम उम्र में बच्चे ने वो वैसा परफॉर्मेंस किया है कि आज वो भारतीय टीम का सदस्य बन पाया है।
तो सभी को बधाई और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय का भारतीय क्रिकेट का पोस्टर बॉय बीसीसीआई को मिल गया है और वैभव बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस करेगा और सभी के उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित यूथ फॉर विकसित भारत माय भारत यूथ कन्वेंशन के में युवाओं का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मानित सभी युवा प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को दिए गए अवसरों और मंचों का उपयोग कर उन्हें अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार के बल पर नई उपलब्धियां हासिल करनी हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की सफलता ही विकसित भारत की सफलता है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।